शख्सियत में आज इनको हम रूबरू कराने जा रहे हैं, उनके बारे में यही कहूँगा कि केजरीवाल की लहर होने के बावजूद भी उन्होंने गोंडा विधानसभा से बीजेपी का झंडा फहराए रखा। और गोंडा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ घनी आबादी है और गंदगी की समस्याएं, इन तमाम बातों को और उन समस्याओं को कैसे दूर करते हैं एमएलए अजय महावर आइए उनसे ज़्यादा बात करते हैं और जानते राजनीति में उनको कैसे आना हुआ। आइए मेरे साथ। तो एमएलए अजय महावर जी हमारे साथ आइए, इनसे ज़्यादा बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शख्सियत प्रोग्राम में। यही जहाँ मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, बताइए। देखिए, जन्म के बाद से जब मैंने होश संभाला तब से ही हमारे परिवार में कोई न कोई शख्सियत आती जाती रहती थी। जनसंघ से जुड़ा हुआ हमारा परिवार रहा है और निगम के जो कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं शहर में, उसमें ताऊ जी ने भी कंट्रीब्यूट किया था 1980 में। लेकिन मैं शुरू से ही स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ करके अटल जी, आडवाणी जी से बेहद प्रभावित रहा और छात्रकाल की अवस्था से ही मेरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर रहा। उसके बाद सामाजिक परिवार था मेरा, तो सामाजिक कार्यों में शुरू से ही हाथ बटाता रहा। पिताजी ने भी समाज में 10 साल प्रधान रहे और जो यमुना विहार की भी आप हमारी एक धर्मशाला समाज की हमारी है, उसमें भी लंबे समय से वो भी और मैं भी ट्रस्टी भी रहे। तो सामाजिक परिवेश में शुरू से ही वैश्य समाज में होने के कारण वैश्य समाज की जो एक सामाजिक कार्य होते हैं उसमें भी हमने बढ़ चढ़कर हिस्से लिया। और चूँकि शुरू से ही संघ परिवार से भी जुड़ा था तो संघ के भी कई कामों में, विशेष रूप से स्वदेशी जागरण मंच से मैं जुड़ा रहा। और छोटी अवस्था में मैं युवा मोर्चा का मंडल का अध्यक्ष बन गया था। फिर कुछ जिम्मेदारियां हुई, कुछ परिवार की, कुछ निजी कैरियर की, और उन जिम्मेदारियों के कारण कुछ साल में राजनीति से दूर भी रहा। लेकिन पुनः वापस जो मेरे अंदर था वो बाहर निकलने के लिए शायद मचल रहा था, तो मैं वापस राजनीति में धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए लोगों के काम करने में सुख की अनुभूति होती है। किसी दो गरीब के आंसू पोंछ दो, किसी दो व्यक्ति का ऐसा काम कर दो जिससे वो हमें आशीष दे, ऐसा काम करने में मुझे खुशी मिलती है और इसलिए मैं राजनीति को उसका एक तरीके के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर, कौन आपका राजनीति में आइडल है? देखिए, वैसे तो जीवन में स्वामी विवेकानंद और अब्दुल कलाम जी से मैं बेहद प्रभावित रहा हूँ। अटल जी मेरे दिल के बहुत करीब रहे, बहुत उनसे मैंने जीवन में सीखा है, समझा है। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो दृढ़ संकल्पता है, उनका जो नेतृत्व क्षमता है, उनसे मैं बेहद प्रभावित हूँ। और निश्चित रूप से वो हमें रोमांचित भी करते हैं, गौरवान्वित भी करते हैं और हमें उनसे दिशा भी मिलती है। सर, गोंडा विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ तो ज़्यादातर समस्या एक गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, चारों तरफ गंदगी है ऐसा तो मैं नहीं मानता। हमारे यहाँ रिवर फ्रंट है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। यमुना जी की सफाई का भी काम एलजी साहब लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और ग्रीनरी बेल्ट भी बहुत है। मेरे यहाँ फॉरेस्ट एरिया भी है। तो क्षेत्र में अभी 2 निगम पार्षद हमारे हैं, 2 आम आदमी पार्टी के हैं। ढलाव घर बंद हुए हैं तो उसका अल्टरनेट के लिए ज़रूर थोड़ी समस्या आ रही है। और मैंने तो चारों निगम पार्षद को भी कहा है, सफाई इंस्पेक्टर्स को भी कहा है, कोशिश करते हैं कि साफ सफाई रहे। इतनी बड़ी समस्या नहीं है, छोटी समस्या आती रहती है। हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम जरूर उसका समाधान करते हैं। सर, केजरीवाल की लहर में ये सीट कैसे जीत पाए, थोड़ा बताइए, क्या मंत्र था? सामाजिक सरोकार रहना और लगातार लोगों के बीच में रहना। मैं भारतीय जनता पार्टी का 6 वर्ष जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ और ऐसा मेरे को किस्मत रही
कि 2013 एमसीडी बाई इलेक्शन, 2014 का लोकसभा, 13 का ही विधानसभा, बाद में 17 की निगम, 19 की लोकसभा और 20 का चुनाव, ये 6 चुनाव सीधे सीधे जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने लड़ाए हैं इस जिले में। तो नेचुरली उसका अनुभव था, लोगों से संपर्क था और सामाजिक काम मैं लगातार करता ही रहा हूँ। क्षेत्र की जनता से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने से और उससे भी बड़ा मोदी जी का नेतृत्व और जो छोटे कार्यकर्ता हैं मेरे बूथ स्तर के, उनको लगा कि मेरी कनेक्टिविटी के कारण कि वो टिकट मुझे नहीं उन्हें मिली है और वो हमारी छोटी जो जिसको कह सकते हैं हनुमान जी की सेना, उस सेना ने जो काम किया, कमाल का काम किया और लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिला। तो मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल में सबसे ज़्यादा मतों से 57.76% लेकर 28,370 मतों से 200 में से 169 बूथ जीत करके मुझे इतना आशीर्वाद मिला है, जिससे मैं अभिभूत हूँ। उन सब का काम कर करके ऋण चुकाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऋण तो चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन ऋण चुकाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, एमसीडी के भी चुनाव हुए हैं, बीजेपी हारी है, तो क्या मुख्य कारण रहे हैं, क्या जो तीनों पहाड़ वो मुख्य कारण है बीजेपी का एमसीडी में हार का? थोड़ी सी तो एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है। 15 वर्षों से हम शासन सत्ता में थे, फर्क तो पड़ता है थोड़ा, लेकिन केजरीवाल जी झूठ बेचने में बहुत माहिर हैं। अभी क्या है, वो 3 पहाड़ तो क्या ख़त्म करेंगे, वो तो एलजी साहब लगे हुए हैं उसके लिए, लेकिन गलियों में पहाड़ खड़े शुरू हो गए हैं। जगह जगह आप देखेंगे कि अभी एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी के नाले के बगल वाली जो सड़क है, उससे 20 ट्रक कूड़ा उठवाया मैंने 3-4 दिन पहले। हमारा डिवाइडर रोड जो है यमुना विहार का, उस पर भी कूड़ा पड़ा रहता है। डिस्पेंसरी रोड के सामने भी मैंने अभी परसों डीसी साहब से बात करके और उनसे आग्रह किया कि सड़क पर कूड़ा ना फैले। तो अभी क्या है कि लोगों में शायद हम 15 साल से थे, कुछ कमी रह गई होगी, कुछ एंटी इनकम्बेंसी आ गई होगी, कोई विशेष कारण नहीं है। हमारी 15 साल के बाद भी हम 105 सीटें जीते हैं, तो थोड़ा सा ही 2 कदम दूर रह गए, लेकिन जनतंत्र का हम सम्मान करते हैं। हमें विपक्ष की भूमिका दी है निगम में भी, तो हम उसको निभा रहे हैं। 2024 के चुनाव में राजनीति गरमाई हुई है, क्या लगता है सर, क्या रणनीति चल रही है अभी? 2024 के लिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं जी। और 2024 में हमें कोई शंका भी नहीं है। पिछली बार भी ये लोकसभा हमने लगभग 4.25 लाख मतों से जीती थी, और मेरा तो सौभाग्य रहा कि मनोज तिवारी जी का 14 का और 19 का दोनों चुनाव के समय मैं जिला अध्यक्ष और उनका इलेक्शन एजेंट मैं ही रहा। चुनाव को लड़ाने में जो एक कार्यकर्ता के नाते मेरी भूमिका होनी चाहिए, उसमें मैं महत्वपूर्ण रूप से काम कर रहा था। तो दोनों चुनावों में जीत का अंतर लगभग डबल रहा 14 और 19 में। और सांसद जी ने अनेक ऐसे काम किए हैं जो 70 साल में यहाँ के किसी सांसदों ने नहीं किया, नहीं कर पाए। जैसे सेंट्रल स्कूल 3 लेकर के आए, वो हमारे लोगों के लिए अंदर तक मेट्रो लेकर के आए, नेशनल हाईवे लेकर के आए, हमारे लिए यमुना फ्रंट रिवर लेकर के आए। हमारे यहाँ उन्होंने जो एक हॉल्ट होता था, मतलब एक भी गाड़ियाँ नहीं रुकती थी जिसमें, उस पर आज 5-5, 7-7 गाड़ियाँ रुक रही हैं। तो ऐसे अनेक काम सांसद जी ने किए हैं जो कि गिनाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं और जिस पर गर्व किया जा सकता है। और मोदी जी का तो कहना ही क्या है, सांसद जी को वोट दे करके उनके माध्यम से लोगों ने मोदी जी को चुना है, और मोदी जी ने राष्ट्र के लिए क्या किया है वो दुनिया को पता है। इस कोरोना काल में कैसे इस देश को संभाला है, कैसे इंडिया 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है, कैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में 10वें नंबर से आज 5वें नंबर पर, 4थे नंबर पर आ गया है, कैसे वो इंडिया हर चीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखें आप तो मेट्रो की लाइंस हों या रेलवे ट्रैक्स हों या इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे हो या हवाई अड्डों का निर्माण हो या हवाई जहाज़ की रोटेशंस जो एयर रोटेशंस है उसका बहुतायत संख्या हो,
और या सड़क मार्ग हो। आदरणीय नितिन गडकरी जी का भी जिक्र करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से राजमार्गों का और ग्रामीण सड़कों का भी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और जिस प्रकार देश का गौरव दुनिया में बढ़ाया है। चारों तरफ आप मेरे क्षेत्र में जाइए, लोग मोदी मोदी ही कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कोई भी आ जाए, लेकिन 56% वोट से इस बार जिताया था, आगे हम 60% से ज़्यादा वोट से जिताने वाले हैं। बारिश हुई है सर, दिल्ली पानी पानी हो गई है और बीजेपी लगातार कह रही है इसकी जिम्मेदार केजरीवाल हैं, जबकि और दूसरे अगर राज्यों की बात करें वहाँ भी यही हाल है। तो किस तरीके से केजरीवाल दिल्ली को पानी पानी करने में जिम्मेदार है? देखिए, प्राकृतिक आपदाओं पर मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता। केजरीवाल जी के लिए इतना जरूर कहूँगा कि वो नॉन विजन वाले मुझे विजनलेस सीएम मिले, क्योंकि उन्होंने 9 सालों में दिल्ली की डेवलपमेंट की कोई परिकल्पना नहीं की। वो सिर्फ थोथा चना बाजा गाना, वो स्थिति कहावत को चरितार्थ करते हैं, सिर्फ वो मार्केटिंग करते हैं, सिर्फ वो विज्ञापन के माध्यम से एक बुलेट एम्बुलेंस ले आएंगे, पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे। एक कोरोना टाइम में जापानी मशीन ले आए थे, 2 दिन पिक्चर में चली, कभी सड़क पर दिखी नहीं। वो उनका मॉडल ही ऐसा है। उन्होंने 50 गज के प्लॉट पर पराली से दवाई और खाद बनाने की 10 या 12 लाख की वो दवाई थी, या शायद कुछ हज़ार की थी, मुझे याद नहीं, लेकिन करोड़ों का विज्ञापन दे दिया। तो वो एक मार्केटिंग खाली करते हैं, कुछ नहीं करते। इस बार की बाढ़ में उन्होंने अपने ही शासन में भी वो जो चिंता किया करते थे वो नहीं किया। उनको चिंता थी कैसे मनीष सिसोदिया को बचाना है, कैसे सत्येंद्र जैन को बचाना है, कैसे शराब के ठेकेदारों को बचाना है, कैसे भ्रष्टाचारियों को बचाना है। उसकी चिंता में वो इतने मगन थे कि बाढ़ कब आएगी और उसका क्या अंजाम होगा, कैसे दिल्ली को संभाला जाएगा, उसकी चिंता उन्होंने कतई नहीं करी। और हमने कहा था आप सर्वदलीय बैठक बुलाएं। अब हम सब लोग दिल्ली वासियों के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में तो उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने प्रगति मैदान में इतना बढ़िया टनल बना दिया, बदरपुर में इको पार्क बना दिया दुनिया का सबसे बड़ा, जिन्होंने कितने हाईवेज बना दिए इको फ्रेंडली, जो पर्यावरण से रिलेटेड है, पेरिफेरल रोड्स, जिससे कि हज़ारों ट्रक कम आ रहे हैं, जिससे दिल्ली की वायु थोड़ी शुद्ध हो रही है। यमुना जी को शुद्ध करने के लिए 6,500 करोड़ रुपये दिए, वो ये कर नहीं पा रहे। तो प्रधानमंत्री जी का इन्हें धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ केंद्र के जो हॉस्पिटल्स हैं, विद्यालय हैं, पुलिस है, ऐसे सब आधे से ज़्यादा मैक्सिमम खर्चे केंद्र सरकार उठा ले रही है, क्योंकि वो उनके पास है, उनके मातहत है। बावजूद इसके ये दिल्ली को संभाल नहीं पाते और अपने काम का दोष, अपनी नाकामी का ठीकरा ये कभी केंद्र पे फोड़ेंगे, कभी एलजी पे फोड़ेंगे, कभी पड़ोसी राज्य पे फोड़ेंगे। जब तक एमसीडी इनके पास थी एमसीडी पे फोड़ते थे, और इनका बस चला था अमेरिका पे भी फोड़ दें, लेकिन वो अपने कामों की जिम्मेदारियों को वहन नहीं करते। ये उनका सबसे बड़ा दोष है। सर, क्या लगता है विपक्ष एक हो रहा है तो इंडिया नाम से उन्होंने अपना नामकरण भी कर दिया है, क्या लगता है विपक्ष एक होने से क्या लोकसभा चुनाव में कुछ उलटफेर हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं इसे इंडिया मानता नहीं, INDIA है, डॉट डॉट लगा हुआ है। इंडिया एक बैगेट डॉट का शब्द है। दूसरा, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तानियों को पता है कौन राष्ट्रभक्त और राम भक्त लोग हैं। किन लोगों ने 70 सालों में किए वादा, धारा 370-35 से हो, या राम मंदिर हो, या CAA हो, या 3 तलाक हो, किन लोगों ने संकल्प के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ इस भारत के नवनिर्माण में अपने कदम को आगे बढ़ाया है। आगे कॉमन सिविल कोड हो, पॉपुलेशन कंट्रोल कानून हो, हम वो सब कानून लेकर आने वाले हैं जिसकी कल्पना से ही इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये सब चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं। केजरीवाल जी के पिछले बयानों को देखिए, थूक के चाटने वाला कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जो इन्होंने किया है। और कोर्टों में भी माफिया मांगी है, आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, पकड़ में भी आए। आदरणीय नितिन जी से, आदरणीय अरुण जी से, आदरणीय शीला जी से, एक पंजाब के हमारे MP साहब हैं जो अकाली दल से पहले थे, उनसे सबसे माफिया कोर्ट में लिखित मांगी है। ये कैसे मुख्यमंत्री हैं और बाद में ये भाग जाते हैं? तो इस प्रकार से ये नकारा हैं और इनके इकट्ठे होने से कुछ होगा नहीं। ये सब वंशवाद से ग्रसित, अपनी चिंताओं, अपने भ्रष्टाचार, अपने केसेस से
डरे हुए लोग हैं जो इकट्ठा हो गए हैं, और इन डरे हुए लोगों का कोई भविष्य नहीं है इस देश में। सर, मानसून सत्र का हाल आपको पता ही क्या चल रहा है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर के लिए कुछ शब्द कहें। तो कुछ शब्द कहने में कोई बुराई तो है नहीं अगर आ जाते हैं प्रधानमंत्री सदन के अंदर। आएंगे ना, सदन के में जाने से पहले ही उन्होंने अपना मंतव्य दे दिया, तो इनको दिक्कत क्या हो रही है। अब आप अच्छा बताइए, आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस शख्सियत प्रोग्राम में पूछना चाहता हूँ आपसे भी एक सवाल पत्रकार पे, क्या महिलाओं का भी वर्गीकरण होगा? क्या मणिपुर की महिला और राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ की महिला से अलग है? क्या वो मेरी माँ बहन नहीं है? उनके साथ जो अत्याचार, रेप हो रहे हैं, क्या उन पर पर्दा डाल देना चाहिए? हम मणिपुर की कंडम करते हैं, मणिपुर की घटना को सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। तो ये लोग बाकी जगहों के लिए क्यों नहीं करते? बंगाल की हिंसा पर क्यों नहीं बोलते? तो इसलिए ये पिक एंड चूज करते हैं। हम हिम्मत रखते हैं, हम कह रहे हैं कि हम मणिपुर को कंडम करते हैं, लेकिन कंडम बिहार का भी है, कटिहार में जो घटना घटी है। कंडम बंगाल का भी है, जहां नृशंस हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं। कंडम राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी है। तो इन्हें वो कंडम करने में ये क्यों भागते हैं? तो इसलिए इनका दोहरा चरित्र है। इनको महिलाओं से सिंपैथी नहीं है, इन घटनाओं से सिंपैथी नहीं है। इन्हें मोदी जी को टारगेट करना है, इन्हें विपक्ष में कैसे रह करके अपनी स्पेस को वापस लें, इसकी चिंता है। और अब तो अविश्वास प्रस्ताव ले लिया हमने, एक्सेप्ट कर लिया, निश्चित रूप से मोदी जी को आना ही होगा सदन में। तब क्या पेट में दर्द है? अब क्यों दिक्कत हो रही है? अब क्यों सदन में विघ्न डाल रहे हैं? इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये सदन को चलने नहीं देना चाहते, देश के सामने सच्चाई नहीं आना चाहते। हम मणिपुर की घटना के विस्तृत चर्चा के लिए भी सदन में तैयार हैं। आदरणीय माननीय गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने इस बाबत में सदन में बयान भी दिया है। सर, जनता के लिए क्या संदेश है? जनता के लिए एक ही संदेश है, जो भारत का निर्माण कर रहा है, जो ईमानदार है, जो भारत का गौरव बढ़ा रहा है, जिसने सेना का मनोबल बढ़ाया है, जिसने युवा शक्ति को आगे बढ़ाया है, जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, जिसने महिलाओं का सम्मान किया है, ओबीसी वर्ग का सम्मान किया है, दलित वंचित किसानों का सम्मान किया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर लाने का संकल्प ले चुका है अपने तीसरे कार्यकाल में, उसका साथ दीजिए, उसका आशीर्वाद दीजिए। देश का विकास भी होगा, गरीबों का कल्याण भी होगा, महिलाओं किसानों का सम्मान भी होगा, देश का गौरव भी बढ़ेगा और धार्मिक संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति का भी सम्मान इस देश में बचेगा और बढ़ेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को खुलकर आशीर्वाद दे देश, ये मैं जनता से अपील करता हूँ। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एमएलए अजय महावर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी फिर से आने वाले हैं भरपूर बहुमत के साथ। शख्सियत के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़।